सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रभु कुमावत पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें ये आज अपना दूसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो सूक्ष्म जीव रहेगा, जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषता होती है और क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। देखिए दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ कि मेरा कंटेंट जो मैंने तैयार किया है ना, ये फ्लो चार्ट विधि से तैयार किया है। ठीक है, जिससे फ्लो चार्ट विधि से और बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से और बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो ये मैंने मैटर तैयार किया है। अगर इस विधि से आप पढ़ते हो तो इससे आपके एक तो समय की बचत होगी, आपको जल्दी से याद होगा और आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और ध्यानपूर्वक वीडियो के अंदर एक से एक बात सुनते जाएगा, आपको साथ साथ में याद हो जाएगा वीडियो के साथ साथ में। तो अब अपन शुरू करते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि इनको सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं। देखिए, इनको सूक्ष्म जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके शरीर का आकार इतना छोटा होता है कि इनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और शैवाल, ये 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो रीट का जो सिलेबस है उसमें केवल 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में दे रखा है। एक तो जीवाणु, एक विषाणु और एक कवक। तो इन 3 सूक्ष्म जीवों को आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। बाकी इनको आप सरसरी निगाह से देख सकते हो, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और शैवाल को। तो इन 3 सूक्ष्म जीवों को आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। तो अब अपन पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जीवाणु के बारे में। देखिए, जीवाणु या बैक्टीरिया। तो अब इनकी विशेषता को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सबसे पहले इस बैक्टीरिया को खोजा किसने था। तो एक वैज्ञानिक था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। इसी कारण इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, यानी बैक्टीरियोलॉजी के पिता। बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? ऐसा विज्ञान जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं कि इस बैक्टीरिया की क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ कहाँ पर यह पाया जाता है, कैसे ये जनन करता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये कैसा जीव है। एक प्रोकैरियोटिक जीव है। तो पहली विशेषता है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी इनका जो शरीर होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगली विशेषता देखिए कि ये एक कोशिकीय होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर अरबों सेलों से मिलकर बना होता है, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया का जो जीव होता है, जीवाणु का जो शरीर होता है, वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। इसी कारण बैक्टीरिया कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अगली विशेषता देखिए, अलैंगिक जनन करते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? तो ये अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। देखिए, जनन की 2 विधियाँ होती है, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो बैक्टीरिया किस विधि से जनन करता है? अलैंगिक विधि से जनन करता है। सर्वव्यापी होते हैं, यानी बैक्टीरिया सभी जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जल में, वायु में, अपने शरीर पर और अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया क्या होता है? सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगह पर पाए जाते हैं। अब देखिए, अगली विशेषता देखिए, ये मोनेरा संघ के प्राणी है। कौन से संघ में? देखिए, वो रॉबर्ट जो व्हाइटेकर था उसने जीव जगत को 5 संघों के अंदर बांटा था, जिसमें जो पहला जो संघ है वो मोनेरा संघ है। और बैक्टीरिया को जो है मोनेरा संघ के अंदर रखा गया। इसी कारण ये बैक्टीरिया जो है मोनेरा संघ के प्राणी है। अगली विशेषता देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि स्वपोषी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना स्वयं बना पाते हैं, और विषमपोषी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अब देखिए, स्वपोषी बैक्टीरिया में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसी कारण इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, यानी अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, ये किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं खाने के लिए। जैसे स्वपोषी बैक्टीरिया का उदाहरण आप याद रख सकते हो कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। इसी प्रकार विषमपोषी बैक्टीरिया कौन हो? जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, बाकी सारे जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे क्या होंगे? विषमपोषी होंगे, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इनका शरीर का जो आकार होता है वो माइक्रोमीटर कोटि का होता है। इससे क्या तात्पर्य होगा कि 10⁻⁻6 मीटर इतना छोटा इनके शरीर का आकार होता है। तो इतने छोटे शरीर को अपनी आंखें नहीं देख सकती, इनको देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण जो है बैक्टीरिया एक जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो आपको ये विशेषता समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगली विशेषता देखिए, ये प्रकृति के अत्यंत सफल अपमार्जक है। अब देखिए, अपमार्जक क्या करता है? कपड़े की सफाई करता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकृति की सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए,
प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि मल मूत्र का उत्सर्जन भी करते हैं, तो पेड़ पौधों से पत्तियां भी गिरती है, लकड़ियां भी गिरती है। और हर एक जीव का एक निश्चित जीवन काल भी होता है, उस निश्चित जीवन काल के पश्चात उस जीव की मृत्यु हो जाती है, तो उसका शरीर भी प्रकृति में पड़ा रहता है। तो इन सभी जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये सारे के सारे, जैसे में डेड बॉडियाँ हो सकती है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो सकती है, मलमूत्र हो सकता है, तो इन सभी का बैक्टीरिया क्या करता है कि अपघटन करके प्रकृति के अंदर मिला देता है, मिट्टी के अंदर मिला देता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकृति की जो स्वच्छता और सुंदरता जो है तो वो एक समान बनी रहती है। इसी कारण बैक्टीरिया को प्रकृति के अत्यंत सफल अपमार्जक कहते हैं। तो आपको ये विशेषता भी समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। देखिए, केवल आपको ये 4 नाम याद रखने हैं बैक्टीरिया के। एक एक इकोलाई, एक लैक्टोबैसिलस, एक मिथेनोजन बैक्टीरिया, एक प्लास्टिडियम ब्यूटाडाइकम। ये आपकी पाठ्य पुस्तकों के उदाहरण हैं, इनको ही आप याद रखना। बाकी तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनको आप याद नहीं रखना। रीड के अंदर प्रश्न आएगा अगर बैक्टीरिया में से, तो इन 4 बैक्टीरिया में से ही पूछ जाएगा। देखिए, इकोलाई बैक्टीरिया ये हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है, जहाँ पर क्या करता है कि विटामिन बी का उत्पादन करता है। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध को दही में बदलता है, किस विधि के द्वारा? किण्वन के द्वारा। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में किण्वन विधि के द्वारा बदलता है। तो इस एक होता है, देखिए, मिथेनोजन बैक्टीरिया, ये क्या करता है कि मेथेन गैस का उत्पादन करता है। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जैसे धान के जो खेत होते हैं वहाँ पर, दलदल जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी पाया जाता है। और ये जो रूमिनेंट्स जो होते हैं, जो जुगाली करने वाले जितने भी पशु होते हैं, उनके आंत में भी जो है मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। तो रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनके आंतों में पाया जाता है। जब ये जुगाली करते हैं तो इनके मुंह से मेथेन गैस निकलती है। अगला बैक्टीरिया देखिए, प्लास्टिडियम ब्यूटाडाइकम, ये क्या करता है कि ब्यूटेरिक एसिड का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार आपको इन 4 बैक्टीरिया के नाम याद रखना है, इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, मिथेनोजन और प्लास्टिडियम ब्यूटाडाइकम। तो अब अपन अगला सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विषाणु। विषाणु देखिए, वायरस। तो विषाणु को सबसे पहले इवानोवस्की ने खोजा था 1892 के अंदर। विषाणु का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर करते हैं उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि विषाणु की विशेषता। देखिए, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योज्य कड़ी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि विषाणु जो होता है वो सजीव की भांति भी व्यवहार करता है और निर्जीव की भांति भी व्यवहार करता है। कब कब ये व्यवहार दर्शाता है? कि जब तक विषाणु वातावरण के अंदर रहता है, वातावरण के अंदर, तब तक ये क्या होता है कि जो है निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। और जब ये जैसे वातावरण से किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सजीव की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक विषाणु वातावरण के अंदर रहेगा वो निर्जीव पड़ा रहता है, निर्जीव कण की भांति होता है। और जैसे ही ये किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो सजीव की भांति व्यवहार करता है, तो तेजी से ये जनन कर पाता है। यानी विषाणु जब तक वातावरण के अंदर रहता है तो वो निर्जीव रहता है, ऐसी स्थिति में वो जनन नहीं कर पाता है, अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात वो सजीव का रूप धारण करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, जनन कर पाता है। तो इसी कारण विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं? योज्य कड़ी कहते हैं। तो ये विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि विषाणु को जनन करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, गुणन करने के लिए किसी परपोषी के शरीर की आवश्यकता होती है। यानी कि यह कह सकते हैं कि किसी दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे के शरीर की आवश्यकता पड़ती है। ये स्वतंत्र रूप से जनन नहीं कर पाते, अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो यानी क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। यानी परपोषी कोई भी पेड़ पौधा हो सकता है, जीव जंतु हो सकता है। तो ये विशेषता भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो विषाणु जो है उसमें जीवद्रव्य और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में कोशिका नहीं होती है। क्योंकि सॉरी, बैक्टीरिया नहीं, विषाणु के अंदर कोशिका नहीं होती। विषाणु एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। विषाणु के अंदर कोशिका ही नहीं होगी। जब कोशिका नहीं होगी तो इसमें जीवद्रव्य और जो कोशिकांग है उनका तो नामो निशान भी नहीं होगा ना। तो ये एक एनसीईआरटी के अंदर एक विशेषता दे रखी है कि विषाणु के अंदर जो है जीवद्रव्य और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि विषाणु एक अकोशिकीय जीव है। देखिए, सभी जीव जो है वो सभी जीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और विषाणु एकमात्र ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसका शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। ये एक अकोशिकीय जीव है। इसी कारण जो विषाणु जो होता है उसमें जीवद्रव्य और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगली विशेषता देखिए, विरियन। एक टर्म याद रखनी है आपको, विरियन। देखिए, विरियन क्या होता है? जो निष्क्रिय कण रूप होता है वायरस का, जो निष्क्रिय कण रूप होता है उसको क्या कहते हैं? विरियन। देखिए, आपने जैसा कि अपन जानते हैं कि विषाणु जब तक वातावरण के अंदर रहता है तब वो एक निष्क्रिय कण होता है, वो एक निर्जीव की कण की भांति व्यवहार करता है। तो ऐसा जो निष्क्रिय कण होता है वायरस का, उसको क्या कहते हैं? मेडिकल साइंस की भाषा में विरियन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विरियन क्या होता है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो विषाणु होता है ना वो सबसे छोटे जीवाणु के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे बड़ा ही बड़ा जो विषाणु होता है वो सबसे छोटे छोटे जीवाणु के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि विषाणु जो होते हैं वो जीवाणु से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं विषाणु। इसी कारण आज दिन तक जो है विषाणु के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है। जैसे जीवाणु के विरुद्ध तो दवा बन गई है, एंटीबायोटिक।
प्रतिजैविक, लेकिन विषाणु के लिए कोई भी आज दिन तक कोई भी दवा नहीं बनी है, क्योंकि ये सबसे बहुत ही छोटे होते हैं। देखिए, दो विषाणु के उदाहरण है, आपको ये नाम याद रखने, एक तो TMV यानी टोबैको, टी यानी होता है टोबैको, एम यानी होता है मोजेक, वी यानी होता है वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। और एक याद रखना HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये दो प्रकार के वायरस के आपको उदाहरण याद रखने हैं। और क्या क्या करते हैं, देखिए टोबैको मोजेक वायरस जो होता है ये तंबाकू के अंदर मोजेक रोग उत्पन्न करता है। और HIV वायरस जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये जो मानव के अंदर एड्स रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एड्स रोग उत्पन्न करता है। तो ये दो विषाणु के नाम याद रखना, एक तो टोबैको मोजेक वायरस, दूसरा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और क्या क्या रोग उत्पन्न करते हैं इसको भी आप ध्यान में रखना। देखिए, आपकी पुस्तक के अंदर इन 4 रोगों के बारे में लिखा हुआ है कि जुकाम होता है, वो भी वायरस के कारण होता है। इन्फ्लू, पोलियो और खसरा, ये 4 बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, ये लिखा हुआ है। बाकी अपन कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, ये अपन जो अभी रोग वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि वायरस कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आप विषाणु वाला भी खत्म होता है, यहाँ पर विषाणु वाला भी। तो अब अपन पढ़ते हैं अगले सूक्ष्म जीव के बारे में। तो आपको एक एक विशेषता समझ में आ गई होगी वायरस की। अब अपन पढ़ते हैं कवक। देखिए कवक, इसको इंग्लिश के अंदर फंगस भी कहते हैं, फंगी या फंगस, ठीक है। इनको फफूंद या फंगस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कवक है इसको माइकेली ने खोजा था, और कवकों का जो अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर करते हैं उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि कवकों की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, कवकों के अंदर पर्णहरित, जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं क्लोरोफिल, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ये नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। इसी कारण जितने भी कवक होती है वो कैसी होती है? विषमपोषी होती है। यानी इनको जो है भोजन बनाने के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कवकें कैसी होती है? विषमपोषी होती है, क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो कवकों के अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण कवकें कैसी होती है? विषमपोषी होती है। अगली विशेषता देखिए, कवकें जो होती है वो यूकेरियोटिक होती है, यानी इनका जो शरीर होता है वो यूकेरियोटिक टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे जीवाणु का शरीर प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार जो कवक का जो शरीर होता है वो यूकेरियोटिक टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कवकें कैसी होती है? देखिए, ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार की होती है। तो कुछ कवकें ऐसी होती है जो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, और कुछ कवकें ऐसी होती है जिनका शरीर बहुकोशिकी होता है। तो इस प्रकार कवकों के अंदर दोनों प्रकार की कवकें होती है, कुछ एक कोशिकी भी हो सकती है, कुछ बहुकोशिकी भी हो सकती है। अब देखिए, कवकों का जो शरीर होता है ना, इस प्रकार का इनका शरीर होता है। तो इनके शरीर के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी के अंदर सेल वॉल भी कहते हैं। इस प्रकार की एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? कवकों के चारों तरफ इस प्रकार की सेल वॉल जो होती है ना, ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कवकों का जो शरीर होता है ना, उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब देखिए, कवकों के बारे में एक टर्म याद रखनी है, देखिए माइसीलियम। ये क्या होता है? देखिए, कवक तंतुओं का जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जैसे रोटी 7-8 दिन पड़ी रह जाती है ना, उसके ऊपर क्या होती है कि काली काली रुई जैसी संरचनाएं उग जाती है, उसको क्या कहते हैं? म्यूकर कवक कहते हैं। तो वो क्या होती है? इस प्रकार की रोटी होती है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की क्या होती है? कवकें उग जाती है। इस प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी रुई जैसी संरचना उग जाती है, काली काली। ये एक कवक होती है जो बनाती है इस प्रकार की संरचना। तो ये क्या बनाती है? इस प्रकार ये सारी उगकर एक जाल बनाती है। तो ऐसा जो कवक तंतुओं का जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये सारी की सारी क्या है? विशेषता कवकों की, कि इसमें पर्णरहित नहीं होता है, इसी कारण ये विषमपोषी होती है, यूकेरियोटिक होती है, एक कोशिकी से बहुकोशिकी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और माइसीलियम किसे कहते हैं? कवक तंतुओं का जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अब देखिए, कवकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, कवकों के प्रकार। देखिए, कवकें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? देखिए, परजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक और सहजीवी कवक। तो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परजीवी कवक, तो ऐसे कवक के जो जीवित प्राणियों और पादपों से भोजन प्राप्त करे वो क्या कहलाती है? परजीवी कवक। जैसे इनके उदाहरण याद रखने, जैसे एक तो गेहूं के अंदर जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई नाम की एक कवक होती है जो काला कीट रोग उत्पन्न करती है। तो ये जो गेहूं का जो पौधा होता है ना उसके ऊपर पाई जाती है ये कवक, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई, ये काला कीट रोग उत्पन्न करती है। एक जो बाजरे का जो पौधा होता है उसके ऊपर एक कवक पाई जाती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्राम निकोला नाम की एक कवक होती है। ये बाजरे के अंदर जोगुन रोग उत्पन्न करती है। तो ये दोनों कवकें जो है आपके आरबीसी पुस्तक के अंदर दे रखी है। गेहूं के अंदर कौन सी कवक पाई जाती है और बाजरे के अंदर कौन सी कवक पाई जाती है और कौन कौन से रोग उत्पन्न करती है। तो इन दोनों को आप विशेष तौर पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी को रेट के अंदर पहुंची जा सकती है अभी।
अब देखिए अगली कवक है, देखिए मृतोपजीवी। देखिए ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करती है। जैसे ये जीवित प्राणियों और पादपों से भोजन प्राप्त करती है, तो मृतोपजीवी क्या होती है कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करती है, यानी निर्जीव चीज़ों से। ठीक है। तो जैसे कोई फल सब्जियां चमड़ा कुछ सड़ता है ना, तो ऐसी सड़ी गली जो चीज़ें होती है उसके ऊपर ये मृतोपजीवी कवक होती है। जैसे इसका एक उदाहरण याद रखना, मशरूम, जैसे शाम की छतरी। जब गोबर सड़ता है तो गोबर सड़ता है, या फिर कह सकते हैं जब सब्जियां सड़ती है तो उसके ऊपर ये मशरूम पाई जाती है। ठीक है, जिसको शाम की छतरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये मशरूम एक ऐसी कवक है, एक मृतोपजीवी कवक है। और पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई और एक स्क्लेरोस्पोरा ग्राम निकोलाज एक ऐसी कवक है, ये एक परजीवी कवक है। तो इनको उदाहरण याद रखना कि परजीवी कवक के ये दो उदाहरण याद रखना, और मृतोपजीवी कवक का ये एक उदाहरण याद रखना। ये आरबीएससी के अंदर दे रखे हैं। अब अपन दो उदाहरण याद रखना सहजीवी कवक है। देखिए सहजीवी कवक किसे कहते हैं, तो सहजीवी संबंध क्या होता है कि ऐसा संबंध जिसमें दो जीव साथ साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे लाइकेन, देखिए लाइकेन ये भी रीट 2021 में पूछा गया था ये। ठीक है, रीट 2021 में आया था कि लाइकेन क्या है, एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, तो लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें एक कवक और एक शैवाल जो है दोनों क्या रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है जिसमें एक कवक और उच्च पादप के बीच में यह सहजीवी संबंध होता है। ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। ये कवक क्या करते हैं कि इस बड़े बड़े जो पादप होते हैं इनकी जड़ों में पाई जाती है, जबकि इसके बदले में ये बड़ा जो पादप होता है इन इन कवक को क्या खिलाता है, भोजन खिलाता है। तो इस प्रकार ये दो सहजीवी संबंध याद रखना, एक तो लाइकेन जिसमें कवक और शैवाल साथ साथ में रहते हैं, और एक माइक्रोराइजा जिसमें एक कवक और एक उच्च पादप साथ साथ में रहते हैं। तो ये कवकों के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे कि तीन प्रकार की कवकें होती हैं, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। अब अपन पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। देखिए इनको आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ये आपके रीड के सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ कैसा सूक्ष्म जीव है, ये कोशिकीय जीव है। दो उदाहरण याद रखने हैं, एमीबा और पैरामेशियम। और कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, अतिसार और मलेरिया। ठीक है, ये आपको सरसरी निगाह से देखने हैं इनको। अब देखिए अगला है माइकोप्लाज्मा। तो देखिए सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका है। और ये पादप जगत का जोकर या बहरूपिया भी कहते हैं, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए ये एक सबसे छोटी कोशिका होती है, और ये छोटी कोशिका होने के कारण ये क्या करती है कि बार बार अपना रूप बदलती रहती है। इसी कारण इसको पादप जगत का जोकर या बहरूपिया कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है, और इसी को कहते हैं प्लूरो न्यूमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ठीक है, अब ये दो प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, कौन कौन से, देखिए बैंगन के अंदर एक लघुपर्ण रोग उत्पन्न करता है, और तिल के अंदर एक फिल्लोडी रोग उत्पन्न करता है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि बेल का गू जब पर्ण पर गिरा तो तिल्ली फिल्ली निकली। बे से याद रखने लेना बैंगन, और इस ल को इसके साथ गुपर्ण के साथ जोड़ देना तो लघुपर्ण हो जाएगा। तो यानी बैंगन के अंदर यह लघुपर्ण रोग उत्पन्न करता है। और तिल्ली से याद रखना तिल्ली, और फिल्ली से याद रखना फिल्लोडी रोग। ठीक है ना, तिल के अंदर फिल्लोडी रोग उत्पन्न करता है। इसके द्वारा जो है आप दोनों रोगों को याद रख सकते हो कि बेल का गू जब पर्ण पर गिरा तो तिल्ली फिल्ली निकली। तो इस माइकोप्लाज्मा को भी आप याद रख लेना कि सबसे छोटी कोशिका है, इसको पादप जगत का जोकर या बहरूपिया भी कहते हैं, और कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है। अब अपन पढ़ते हैं शैवाल के बारे में। देखिए ये एक कोशिकी से बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय हो सकती है तो कुछ शैवाल बहुकोशिकीय हो सकती है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो शैवालों के अंदर पाई जाती है। इसी कारण हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए शैवाल खाते हैं। ये तालाब का जो हरा पानी होता है वो क्या होता है कि शैवाल के कारण होता है। जैसे आप आम भाषा में काई के नाम से जानते हो, काई पाई जाती है। ये काई क्या होती है कि तालाबों के अंदर उगती है, जिसमें गंदा गंदा पानी भरा रहता है वहाँ पर उगती है। इसके कारण क्या करता है कि तालाब का जो हरा हरा पानी दिखाई देता है, तो वो काई के कारण दिखाई देता है। और ये काई क्या होती है, एक शैवाल होती है। तो तालाब का जो हरा पानी होता है वो शैवालों के कारण दिखाई देता है, और इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और ये कोशिकी से बहुकोशिकीय होती है। अब ये कौन कौन से इनके उदाहरण है, इनको याद रख देखते हैं। देखिए एक तो क्लेमाइडोमोनास, एक क्लोरेला, एक स्पायरोगैरा, एक यूलोथ्रिक्स और एक नीलहरित शैवाल। ये क्या होते हैं कि शैवालों के उदाहरण हैं। अब देखिए इनको याद कैसे रखना है। देखिए क्लोरेला एक कैसी शैवाल है, ये एक यूकैरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल है। अब देखिए इन कोडिंग को आप ऐसे याद रखो। यू यानी होता है यूकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक। यू का मतलब होगा यूकैरियोटिक, और पी का मतलब हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, क्या होगा प्रोकैरियोटिक। और एक का मतलब होगा एक कोशिकीय, क्या होगा एक कोशिकीय। और दो का मतलब होगा बहुकोशिकीय। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्लोरेला कैसी शैवाल है, तो ये यूकैरियोटिक एकोशिकीय है। तो क्लोरेला का आगे आपको नाम याद रखना है U1। यू से तात्पर्य होगा कि यूकैरियोटिक, और एक का तात्पर्य होगा कि एकोशिकीय। ठीक है, क्लोरेला एक यूकैरियोटिक एकोशिकीय शैवाल है, ऐसे याद रखना शॉर्ट में। इस कोडिंग को याद रख लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्लोरेला कैसी शैवाल है, यूकैरियोटिक एकोशिकीय। देखिए स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स कैसी शैवाल है, तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है। यू यानी होगा यूकैरियोटिक, और दो का मतलब होगा बहुकोशिकीय।
नीलहरित जो शैवाल है वो कैसी शैवाल है, तो ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है। तो ये कोडिंग आपको याद रहेगी तो आप इस शैवाल के बारे में विशेषताओं को याद रख लो, बता दोगे कि ये यूकेरियोटिक है, एकोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो इस प्रकार इन शैवालों की विशेषताओं को याद रखने के लिए आप इस कोडिंग को याद रख सकते हो शॉर्ट में। बाकी अगर इसको आप लिख भी सकते हो कि ये यू का मतलब होगा यूकेरियोटिक, पी का मतलब होगा प्रोकैरियोटिक, ए का मतलब होगा एकोशिकीय, दो का मतलब होगा बहुकोशिकीय। तो इस प्रकार ये इन शैवालों के आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपना सूक्ष्म जीव वाला जो टॉपिक है वो कुछ समाप्त होता है। अब अपन कल पढ़ेंगे लाभकारी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में।